नमस्कार। आज के भूगोल शिक्षण में मैं रविंद्र सिंह रौतेला, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण पाठ 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान भाग 3 पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के बिंदु हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। भारतीय मरुस्थल, यह मानचित्र में आप देख रहे होंगे, सैटेलाइट व्यू है। ये वाला क्षेत्र भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र है। भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर पूर्व में यह स्थित है। यह थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह बालू के रेत के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है, अर्थात इस क्षेत्र में चट्टानों के ऊपर रेत का विस्तार है। यह माना जाता है कि मेसोजाइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि यहां पाए जाने वाले जीवाश्म तथा समुद्री निक्षेपों से होती है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भूवैज्ञानिक कालक्रम पृथ्वी के, उसमें मेसोजाइक युग लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व यह क्षेत्र जो है समुद्र का हिस्सा रहा। हम ये पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। भू आकृति विज्ञान में हमने ये जाना था कि हिमालय पर्वत निर्माण के समय लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर पूरा क्षेत्र क्या था, समुद्री था। उससे पूर्व यह क्षेत्र समुद्री निक्षेपों से ढका हुआ था। अर्थात जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये वाला, यह क्षेत्र समुद्र में डूबा हुआ था। इसकी पुष्टि यहां पाए जाने वाले समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म हैं, उनसे यह पता लगता है कि वास्तव में यह क्षेत्र समुद्र में रहा होगा, सागर में डूबा हुआ था। और सागरी निक्षेप अर्थात नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपण और जलभार से यह आयु पता लगती है कि यह पहले समुद्र का हिस्सा या सागर का हिस्सा था, जो आज यहां पर मरुस्थल का रूप लिए हुए। और समय के अनुसार यहां पर अपक्षय और पवन के अपर्दन की क्रिया के द्वारा यहां पर रेत के मैदान और मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का विस्तार हुआ है। यहां पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह वर्षा विहीन क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र है, जहां पर वनस्पतियां नहीं है, क्योंकि वनस्पतियों को पैदा होने के लिए जल की आवश्यकता होती है और यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। इसीलिए आप मानचित्र में देख रहे होंगे, सैटेलाइट व्यू में, कि यह क्षेत्र खाकी या भूरे कलर का दिखाई दे रहा है और यह क्षेत्र हरा, जो कि वनस्पति सहित है, और यह वनस्पति विहीन। अत्यंत सूक्ष्म दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। अर्थात इस मरुस्थल में, ये भारतीय मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, यहां पर अपक्षय और पवन की क्रिया द्वारा विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। ये यहां पर क्रियाशील है। इस क्षेत्र में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। यहां प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेत के टीले, बरखन, यह भी एक रेत के टीलों की तरह होते हैं। बरखन जो अर्धचंद्राकार इस प्रकार रेत के जो टीले बने होते हैं, उनको बरखन कहा जाता है। छत्रक चट्टाने और मरुद्यान, यह यहां पर पाए जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। छत्रक सेल, जिस प्रकार हम देखते हैं
ये सेलों का अपर्दन के द्वारा बना हुआ एक चित्र, जिस प्रकार से मान सकते हैं कि इस प्रकार से जिनके ऊपर का हिस्सा चौड़ा या बड़ा होता है और नीचे रेत के अपर्दन द्वारा यह सकरा हो जाता है, छतरी के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार के आकृति, भू आकृति को छत्रक सेल कहते हैं। मरुद्यान, यह भी एक प्रकार की मरुस्थलों में पाई जाने वाली स्थलाकृति है। यदा कदा जहां पर वर्षा या हम कह सकते हैं पानी जहां पर एकत्रित हो गया है, उन क्षेत्रों के आसपास वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं और वह उद्यान की तरह दिखाई देता है। ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान बोला जाता है। यहां की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं, अर्थात जब वर्षा होती है उसी समय उनमें पानी रहता है, बाकी समय वो सूख जाती हैं, रेतीली बनी रहती हैं, उनमें पानी की मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर रहती है। वैसे ही यह क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, वार्षिक वर्षा भी लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इतनी वर्षा पूर्व में हम देखें मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में एक दिन में इससे अधिक वर्षा हो जाती है, इतनी यहां वर्ष भर में नहीं हो पाती। तो शुष्क क्षेत्र होने के कारण यह नदियां अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिण में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। थार के मरुस्थल और भारतीय मरुस्थल में एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, जो यहाँ की प्रमुख नदियों में है। यही नदी जो यहाँ पर बड़ी क्षेत्र पर प्रभाव के आती है, परंतु यह भी बरसात में इसमें पानी दिखाई देता है, बाकी समय यह भी सूखी रहती है और यहीं पर ये समुद्र के पहले ही मरुस्थली और कच्छ के रन के क्षेत्र में ही ये गायब हो जाती है, अर्थात यह समुद्र में नहीं मिल पाती है। भारत की दूसरी भू आकृति देखिए, तटीय मैदान तो चर्चा करते हैं। भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, जिस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे मानचित्र में, सैटेलाइट व्यू में देखिए, यहाँ पे गुजरात के तट से लेकर हम देखें तो यह काफी लंबा क्षेत्र भारत की तट रेखा है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण पट्टी का यह विस्तार है और इस तट रेखा के किनारों पर संकीर्ण रूप से पतली, देखेंगे हम यहाँ पे मानचित्र में, इसके ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यहां पर कटी फटी पूर्वी घाट की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको। ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूर्व तटीय मैदान है और इधर को सकरा, इसके इस साइड पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो क्षेत्र है वह पश्चिम तटीय मैदान है। ये काफी सकरा है और दक्षिण में ये थोड़ा चौड़ा है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। जैसे हमने यहां देखा मानचित्र में, ये इधर अरब सागर है और इधर बंगाली खाड़ी। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिम तटीय मैदान जो यहां पर दिखाया जा रहा है, ये पश्चिम तटीय मैदान है, तथा पूर्व तटीय मैदान, ये पूर्व तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान पर चर्चा करते हैं। यह पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यह जलमग्न तटीय मैदान है। जैसे हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यह क्षेत्र विवर्तनिकी प्रक्रियाओं के द्वारा, विवर्तनिकी बलों के कारण टूटकर यह तट समुद्र में डूब गया है, इसका निजमन हो गया है, जलमग्न हो गया है, जिस कारण यह तट संकीर्ण बना हुआ है। यह ढर तीव्र ढाल लिए हुए है सागर की ओर, यहां पर महाद्वीपीय ढाल तीव्र है, इस कारण यह संकीर्ण पट्टी के मात्र रूप से रह गया। इस मैदान के तीन भाग हैं। अगर हम देखें मानचित्र में, पश्चिम तटीय मैदान की बात करें हम यहां पर, गुजरात का कच्छ तथा काठियावाड़ा, यह गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ा का तट है।
महाराष्ट्र का कोंकण तट, यह कोंकण तट है, और कर्नाटक तथा केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, यह मालाबार तट। पश्चिम तटीय मैदान को इन नामों से जाना जाता है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। यह एक प्रमुख स्थलाकृति है डेल्टा, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हम देखिए मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होते पश्चिम में अरब सागर में आती है। इसके दक्षिण में यहां पर तापी नदी है, और यहां पर दिखाई दे रही है माही नदी, और कई छोटी नदियां पश्चिम में और बहती हैं, केरल में बहने वाली नदियां हैं। परंतु यहां पर यह है कि यह डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा अर्थात जब नदी सागर में मिलती है, सागर के मुहाने पे होती है, और वहां पर अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए हुए बारीक जलभार को अपने ही मुंह में आगे छोड़ देती है, जिस कारण क्या होता है, वो कई वर्तिकाओं में, कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे धीरे धीरे समुद्र से ऊपर एक नए मैदान का निर्माण होता है। यह भी बाद में जलोढ़ का मैदान बन जाता है, जिस प्रकार हम यहां देख रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, महानदी का डेल्टा, गोदावरी आदि का डेल्टा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम में बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसके पीछे कारण यह है कि यह तट क्या है, तीव्र ढाल लिए हुए भी है, क्योंकि इस तट का निजमन हुआ, यह तट टूटकर जलमग्न हो गया, और यहां पर बड़ी नदियां जो है नर्मदा, ताप्ती, यह सब सीधे समुद्र में अपने जलभार को लेकर गहराई में पहुंच जाती है, क्योंकि यहां महाद्वीप का जो ढाल है वो तीव्र है, और नदियां इस पश्चिमी घाट से, ज्यादातर छोटी नदियां पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती हैं और ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती हैं। यह भी एक इसका कारण है, जिस कारण पश्चिम तट पर डेल्टा नहीं है। परंतु प्राकृतिक बंदरगाह और पत्तनों के लिए यह स्थिति अच्छी है, लाभदायक है। यहां पर प्राकृतिक बंदरगाह स्थापित हो गए, क्योंकि यह तट गहरा है। पूर्व तटीय मैदान, बंगाली खाड़ी के साथ यह विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। ये देखिए सैटेलाइट चित्र यहां पे दिखाया जा रहा है। इस तरफ बंगाली खाड़ी में यह थोड़ा पश्चिम तट की अपेक्षा चौड़ा मैदान है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है, बंगाली खाड़ी की ओर है, और इस तट को पश्चिम से निकलने वाली नदियां और पश्चिमी घाट से निकलने नदियां ने क्या कर दिया, अपर्दित किया इस पठारी क्षेत्र को, और इस क्षेत्र में कई डेल्टाओं का निर्माण किया और इस मैदान का निर्माण किया, पूर्वी तटीय मैदान। यह उभरे हुए तट का उदाहरण है। यह तट थोड़ा सा उभरा हुआ है। इस मैदान में उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, यह वाला क्षेत्र उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल, दक्षिण में यह तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इस तट पर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, ये देखिए मानचित्र में, यह है महानदी, यहां पर महानदी का डेल्टा भी है, दिखाई दे रहा है। गोदावरी नदी, ये देखिए गोदावरी और उसकी सहायक नदियां यहां पर दिखाई जा रही हैं, और वहां पर उसके साथ डेल्टा भी दिखाई दे रहा है। तथा कावेरी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यह पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी नदियां हैं। यह नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जिस प्रकार यहां पे देखिए, ये महानदी का डेल्टा है, यह गोदावरी नदी का डेल्टा है, क्योंकि इस साइड ये इस तरफ को क्या है, ढाल कम है, महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई काफी लंबी तक है, और यहां पर नदियां जो है जलभार को लाकर लंबी दूरी से आकर इस क्षेत्र में नदियां सागर के मुहाने पर आकर इसको छोड़ती हैं, जिस कारण ये वहां पर डेल्टाओं का निर्माण करती है।
यहां पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर तक, अर्थात महाद्वीप की जो सीमाएं का ढाल है वो लंबी दूरी तक सागरों के अंदर तक जा रखा है, जिसका ढाल हल्का है और 500 किलोमीटर तक यह ढाल लिए हुए है, जिस पर नदियों ने अपने जलभार को लाकर निक्षेपित किया और धीरे धीरे वो भरने के कारण क्या हुआ, डेल्टा का निर्माण हुआ और बाद में कालांतर में वो मैदान बन गए, जलोढ़ के मैदान बन गए, जिसके कारण पतनों और पोताश्रयों के लिए का विकास मुश्किल है। परंतु इस क्षेत्र में प्राकृतिक पतन और पोताश्रय बनाना मुश्किल कठिन कार्य है, क्योंकि यहां पर महाद्वीपीय ढाल क्या है, हल्का है और नदियों ने क्या कर रखा है, यहां पर डेल्टाओं का निर्माण कर, इस कारण प्राकृतिक पतन यहां पर कम बने। द्वीप समूह भारतीय भू आकृति का एक प्रकार है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर मानचित्र में आपको दिखाया जा रहा है, सैटेलाइट व्यू देखिए कि भारत से यह कितनी दूर पर है। यह क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, यह अरब सागर है, यहां पर ये मोतियों की तरह बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के से, केरल तट से नजदीक यह भारतीय द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल निक्षेपों से बना है। यह केरल तट से 280 किलोमीटर लगभग दूर है। कुछ द्वीप और भी दूर हैं, परंतु लगभग इसी दूरी पर वह पाए जाते हैं। प्रवाल पॉलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। यह जीव समुद्र में रहते हैं और ज्यादा गहरे पानी में यह जीवित नहीं रहते हैं, यह कम गहरे क्षेत्र में जीवित रहते हैं। इन्हीं के निक्षेपों से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एक प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती। कालांतर में लंबे समय के कारण भूवैज्ञानिक कालक्रम में देखें तो इनके निक्षेपणों से, प्रवाल के अस्थियों के निक्षेपणों से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत की शाखाओं का जलमग्न हिस्सा है, जो दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में डूबे हुए हैं। उन्हीं का उभरा हुआ हिस्सा जो यहां पर द्वीप समूह के रूप में दिखाई दे रहा है। बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। बंगाली खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यह वाला क्षेत्र अंडमान द्वीप समूह का है और दक्षिण में यहां बीच में अंडमान सागर है और दक्षिण में ये आपका निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है भारत का, जो कि जलमग्न हो गया सुनामी की लहरों में। इन द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी है। यहां पर आपको सैटेलाइट व्यू दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनमें कई द्वीप ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लगभग इसके आसपास
बैरन द्वीप है, जो कि भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें कभी कभी लावा बाहर निकलता है, और बाकी ज्वालामुखी भारत में कहीं पर भी सक्रिय नहीं पाया जाता है। भारत के विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। इस पर हमने चर्चा करी अभी, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। हमने भारत की विभिन्न भू आकृतिक विभागों पर चर्चा करी। ये सभी विभाग भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह सभी भारत को विभिन्न संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत क्षेत्र भारत को जल के लिए महत्वपूर्ण है, समृद्ध बनाता है। उत्तरी मैदान भोजन कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रायद्वीप खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और परिवहन पतन पोताश्रयों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी भौतिक विभाग भारतीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं मूल्यांकन पर। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां, इन पे हमने चर्चा करी। बरखन, रेत के टिब्बे, मरुद्यान, छत्रकशैल आदि यह स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थल में पाई जाती हैं। पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? अर्थात नदियां जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि यह तट टूटकर जलमग्न हो गया। इस तट का ढाल तीव्र है और नदियां ज्यादा जलभार लेकर यहां पर नहीं आती हैं और सीधे समुद्र की गहराई में अपने साथ अपने निक्षेपणों को ले जाती हैं। वहां से यह डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। नदियां छोटी भी हैं, ज्यादा लंबी दूरी तय करके वहां पर नहीं आती हैं। यह कारण है कि यह डेल्टा नहीं बनाती। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। प्रवाल भित्ति और प्रवाल निक्षेपण से बना हुआ द्वीप लक्षद्वीप समूह है, जिसमें अनेक द्वीप आते हैं। पश्चिम तटीय मैदान के 3 भागों के नाम बताइए। हमने पश्चिम तटीय मैदान पर चर्चा करी थी कि उसमें उस तट के मैदान को विभिन्न नामों से जाना जाता है। गुजरात में कच्छ एवं काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट और दक्षिण कर्नाटक और केरल में मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आज हमने चर्चा करी भारतीय मरुस्थल पर, तटीय मैदान और द्वीप समूह। गृह कार्य: यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में कौन सी मुख्य स्थलाकृतियां आएंगी? क्योंकि हम भारत के विभिन्न भौतिक भूआकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उन भूआकृतियों पाए जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों के भी हम जान चुके हैं। आप उनके बारे में बताइए। उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां कौन सी हैं तथा पता लगाइए कि उन्हें आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। विभिन्न भूआकृतियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, उन्हें हम स्थानीय नामों से जानते हैं। उनकी आप सूची बनाइए, उनको लिखिए। आज के चर्चा में हमारे संदर्भ रहे एनसीईआरटी भूगोल विषय की पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 और 11 की, इसरो भुवन और गूगल मैप की साइटों से लिए गए मैप। धन्यवाद।